हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 16 जेई 40 डेज क्रैश कोर्स की सीरीज का। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये है डिस्क्लेमर। अब सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2017 से लेके 2024 तक कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप इसकी वैल्यू देखोगे तो वो है 10। इसका मतलब एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल जेई में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसका वेटेज देखो कितना है, 4.16%। तो ये चैप्टर जो है ये अच्छा खासा वेटेज जो है वो कंटेन करता है और इस पे आपको फोकस करना है। अब अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो अगर हम 2024 से शुरू करते हैं तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था वो था इलेक्ट्रोलिसिस। जो कॉन्सेप्ट कवर हुआ था वो था फैराडेज लॉ। क्वेश्चन पूछा गया था एक और की फोकस एरिया था फैराडेज लॉ कैलकुलेशंस लाइकली इन्वॉल्विंग मास और चार्ज रिलेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 की तो टॉपिक एरिया था गिव्स फ्री एनर्जी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलिसिस। कॉन्सेप्ट्स कवर थे सेल पोटेंशियल, सेल कांस्टेंट, फैराडेज लॉ। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एक और जो डिफिकल्टी लेवल था इसका वो था एवरेज, ठीक है। और अगर हम की फोकस एरिया देखें तो की फोकस एरिया था कनेक्टिंग थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, गिव्स फ्री एनर्जी विद इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स, सेल पोटेंशियल, कंडक्टिविटी एंड फैराडेज लॉ, ठीक है। तो आप इसमें जैसे कि देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स और इसका मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की तो टॉपिक एरिया था नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कॉन्सेप्ट कवर था नर्स्ट इक्वेशन, सेल कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया थे दो, लेवल था एवरेज और की फोकस एरिया था अप्लाइंग द नर्स्ट इक्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर हम 2021 देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक एरिया था वो था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस और कॉन्सेप्ट कवर थे मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे एक, लेवल था एवरेज और की फोकस एरिया था मोलर कंडक्टेंस एंड इट रिलेशनशिप टू ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। वही अगर हम 2020 की बात करें तो टॉपिक एरिया था हमारा नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। कॉन्सेप्ट कवर था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था एक, लेवल था उसका एवरेज और अगर हम की फोकस एरिया देखें तो ये था कंबाइनिंग नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेशंस विद फैराडेज लॉ एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अगर हम 2019 देखते हैं तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एरिया था नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और हमारा कॉन्सेप्ट कवर था क्या था, नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और नर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन पूछे गए थे दो, लेवल था एवरेज। वही अगर मैं 2018 में देखती हूँ तो टॉपिक एरिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस और नर्स्ट इक्वेशन। कॉन्सेप्ट कवर था इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस और नर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन था एक, लेवल था एवरेज। वैसे ही 2017 में फिर से अगर हम देखें तो नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्सेप्ट था आयनिक मोबिलिटी, नर्स्ट इक्वेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे एक, लेवल था एवरेज, ठीक है। तो इस ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको आइडिया लगा होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा रिपीट होते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। हम बात करेंगे मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, कंडक्टिविटी और स्पेशल कंडक्टेंस की जिसको हम कापास बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रोलिसिस की। फिर हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कोलरुश लॉ की, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर्स दो टाइप्स में बांटे गए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज जो इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप में ये बांटे गए हैं, एक है मेटालिक कंडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब अगर मैं बात करूं मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में, तो इसमें क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से फ्लो करते हैं। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट आयंस की मोबिलिटी की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे कौन करंट कैरियर्स होता है, आयंस होते हैं। तो मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कौन होते हैं, उसमें हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में, तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हमें आयंस की मूवमेंट और उनकी कंसंट्रेशन को हम कंसिडरेशन में लेते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो एक इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो 1/R, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मो, ठीक है, या फिर ओम इनवर्स, या फिर हम इसको साइमंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वैरी करता है डायरेक्टली उसकी लेंथ से और इनवर्सली उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। मतलब कितना एक कंडक्टर करंट के फ्लो को रोक सकता है, वही क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो हमारा होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो अगर मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगी तो मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ये, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम एक केस देखते हैं जहां पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो एज अ स्पेशल केस है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखो कि अगर हमारी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और जो हमारा एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर, ठीक है। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है, 1/रो, या फिर 1 रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, R×A/L, और मुझे क्या लिखना है, 1/रो लिखना है। तो 1/रो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L/A
L डिवाइडेड बाय R इंटू ए, और 1 बाय R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो ये कापा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, L बाय ए इंटू कंडक्टेंस के, ठीक है, क्योंकि 1 बाय R क्या होता है, कंडक्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि L बाय ए को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो L बाय ए को हम यहाँ पे कहते हैं सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें सेल कांस्टेंट की, तो फिर ये सेल की ज्योमेट्री, जिसको हम शेप या साइज, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स कितनी दूर हैं और कितने बड़े एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए सेल का अपना एक करेक्शन फैक्टर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक चीज जो है वो ये है कि सेल कांस्टेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक कंडक्टिविटी ब्रिज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें स्टैंडर्ड केसीएल सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम अननोन सेल कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, जिसको हम कापा बोलते हैं, तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लैम्डा लिखते हैं और इसमें नीचे सबस्क्रिप्ट में हम क्या स्मॉल m लिखते हैं। तो यह है हमारा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो तो उसके सारे आयंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, यानी कितना करंट पास कर पाएगा 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या है, कापा है, ठीक है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। अब क्या चीज है कि हम मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का यूज क्यों करते हैं, तो देखो, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो जो आयंस होते हैं वो दूर होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो नॉर्मल कंडक्टिविटी से हम ये जो चेंज है इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम कापा को मोलारिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। और हम इसकी जो वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की, वो हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे पता लगता है कि पर मोल आयंस कितना करंट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 1000 का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम देखें तो कापा सेंटीमीटर इनवर्स में होता है और मोलारिटी किस में होती है, लीटर में होती है। तो यूनिट मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट होती है मोलर कंडक्टेंस की, वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लैम्डा लिखते हैं हम, ठीक है, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, EQ लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मतलब है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तब उससे बनने वाले सारे आयंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर हमने बात करी थी ग्राम इक्विवेलेंट, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमने देखा था, अगर हम बात करते हैं एसिडिटी की टर्म्स में, तो एसिडिटी की टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर मास बाय में बेसिसिटी, वैसे ही बेस के लिए क्या होता है, मोलर मास बाय एसिडिटी। और अगर हम बात करें सॉल्ट के लिए तो ये होता है मोलर मास बाय टोटल चार्ज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं H2SO4, तो H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2। तो अगर मैं इसका निकालू ग्राम इक्विवेलेंट तो ये कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास जो 98 है डिवाइडेड बाय 2 जो इसकी बेसिसिटी है, तो कितना आ जाएगा 49 ग्राम, विच इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, ठीक है।
अब अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर सोल्यूशन हम डाइल्यूट करते हैं तो जो आयंस हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो मोबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो डाइल्यूशन के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज हम आगे जाके अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसकी यूनिट देखो क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अब अगर हम इसका रिलेशन देखें डाइल्यूशन के साथ, तो इक्विवेलेंट एज वेल एज मोलर कंडक्टेंस जो है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डाइल्यूशन के। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आयंस है वो और फ्री हो जाते हैं डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, वही अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, तो आयंस का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, इसलिए जो हमारा जो कापा होगा या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा वो डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बात याद रखो क्या इंपॉर्टेंट है कि जो कापा है या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता है, वहीं पे हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या करता है, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे डी बाय हकल ऑन सैंगर इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये क्या होती है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं इसका जो बेसिक आइडिया क्या है, अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर KCl हो गया या फिर NaNO3 हो गया, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पानी में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब 100% ये आयंस देते हैं। इसीलिए डाइल्यूशन होने पर जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी में भी रैपिड इंक्रीज क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आयंस जो है वो ऑलरेडी फ्री होते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा ही इंक्रीज करती है डाइल्यूशन से। तो ये बिहेवियर जो है वो डी बाय हकल ऑन सैंगर इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हम इसमें क्या देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो ये अगर हम देखें तो हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये हमारी मोलर कंडक्टेंस है और ये हमारी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A √C, और यहाँ पे A क्या है हमारा, ये है D बाय हकल कांस्टेंट है और C क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन होती है D बाय हकल ऑन सैंगर इक्वेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टेंस है वो लोअर कंसेंट्रेशन पर भी हाई होता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन करते जाने पर उनकी जो मोलर या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इसका नहीं होता है। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये हमने देखा इसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी D बाय हकल कांस्टेंट की, तो ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद √C, जो कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम ये चीज देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, जैसे कि हमने देखे HCl हो गया या फिर KCl हो गया, तो ये क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं।
क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो ऑलरेडी क्या है, फ्री होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है ये क्या होता है, स्लोली इंक्रीज दिखाता है। रैपिड इंक्रीज नहीं होता है, स्लोली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब जब हम इसका भी ग्राफ देखेंगे मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी का, तो इसकी जो ग्राफ होती है ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंज सिर्फ आयन आयन इंटरेक्शन से होता है। ठीक है, और डाइल्यूशन करते ही इंटरेक्शंस क्या है, थोड़े से कम हो जाते हैं, जिससे हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है उसमें क्या आता है, स्मॉल इंक्रीज आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया या फिर NH4 हो गया, तो ये पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन पर आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो काफी लो हो जाती है। तो डाइल्यूशन से डिसोसिएशन जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, आयंस ज्यादा बनते हैं और हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डी बाय हकल ऑन सैंगर इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कोलरिच लॉ का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करें जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो अप्रोच कर जाती है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम देखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट होता है उससे। ठीक है, लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो इसमें इक्वेशन से हम इसको निकालते हैं, ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमें इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं बात कर रही थी, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है KCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये किसका ग्राफ है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस किसका, कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, ये अंडर रूट सी है। तो ये कैसा ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, इसकी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। तो ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है, तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो देखो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं इस ग्राफ को, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि एसिटिक एसिड, तो ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कर्व्ड लाइन देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस कर्व्ड लाइन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो होता है हमारा मोलर कंडक्टेंस वो बहुत लो होता है हायर कंसंट्रेशन पर। ठीक है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है तो ये शार्प राइज दिखाता है डाइल्यूशन में। देखो जैसे हम इधर जाते हैं डाइल्यूशन में, तो ये शार्प क्या दिखाता है, शार्प राइज दिखाता है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं देता है। और अगर हम बात करें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी की, तो ये एक्सपेरिमेंटली डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है डीकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइट का, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जाती है उसके एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट से। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो केटायंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं, वो कैथोड की तरफ वो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ, जो जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जो एनायंस है, नेगेटिव आयंस है, वो टुवर्ड्स एनोड जाते हैं, जिनका क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट से किसी भी कंपाउंड को तोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड का क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड में क्या होता है, एनोड एक इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कैथोड के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कैटायंस, जैसे कि Na+ हो गया या फिर Cu2+ हो गया, ये वही डिस्चार्ज होते हैं। और अगर हम बात करें एनायंस में, तो जैसे कि एनोड की बात करें, तो इसमें अगर हम एनायंस की बात करते हैं, तो जैसे कि Cl- O2-, इनका एनोड पे डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझो, मैंने बोला Cu2+ + 2e- गिव Cu, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे कि 2H+ + 2e- गिव्स H2, ठीक है। वही अगर मैं किसकी बात करूं, एनोड की बात करूं, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखो, 2Cl- गिव्स Cl2 + 2e-, ठीक है। अब अगर हम सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जनरली कंटेन करते हैं मल्टीपल आयंस, लेकिन सब आयंस एक साथ डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पर पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ आयन की टर्म्स में बात करें, तो जिस आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा उसका जो डिस्चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। और अगर हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की टर्म्स में बात करें, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि पीटी हो गया, प्लेटेनियम हो गया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। और अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करें, जैसे कि कॉपर की, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब एक चीज आ सकती है आपके दिमाग में कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज क्यों होता है, व्हाई सिलेक्टिव डिस्चार्ज हैपेंस। क्योंकि इलेक्ट्रोड के टाइम में सिर्फ एक टाइप का आयन को प्रिफर करते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने की, उनकी मोबिलिटी, उनकी चार्ज डेंसिटी, या फिर उनकी सोल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कैटायंस एट कैथोड के बारे में, तो कैथोड पर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये दे रखी है सीरीज, जहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकम्पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, Au3+ है, फिर Ag है, फिर Cu2+ है, फिर H+ है, फिर Fe2+ है, फिर Zn2+ है, फिर Al3+ है, Mg2+ है, Na+, Ca2+ और K+। तो इस तरफ जब आप बढ़ोगे तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में आगे बढ़ोगे, आयन का डिस्चार्ज जो होगा, वो आयन का जो डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डिस्चार्ज ऑफ एनायंस की, तो एनोड पर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखो, सबसे पहले I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर OH-, फिर NO3 2-, और यहाँ पे SO4 2-। तो ये है हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इस वैल्यू में आगे बढ़ोगे, तो एनायन की जो डिस्चार्ज होगा उसका डिस्चार्ज होना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था डिस्चार्ज ऑफ कैटायंस एट कैथोड, और ये था डिस्चार्ज ऑफ एनायंस, ठीक है। अब हम आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के हमें दो नियम दिए थे, या फिर दो रूल्स दिए थे, ठीक है। तो फैराडे लॉ के बारे में ये हमें कहता क्या है कि हम बार बार डीकम्पोजिशन और अगर लिबरेशन की बात करते हैं, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल चेंज की अमाउंट जो होती है
वो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो अमाउंट होता है केमिकल चेंज का या सब्सटेंस का जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि पास करा जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Z। तो W इज इक्वल टू चार्ज को कैसे लिख सकते हो, सॉरी Q को कैसे लिख सकते हो, I इंटू T। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, जहां पे हमारा जो W है वो है मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड या फिर गैस जो लिबरेट हुई है ग्राम्स में। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारा जो Q है वो हमारा चार्ज है कुलम्स में, I क्या है, हमारा करंट है जिसको हम एम्पियर में लेंगे, और T क्या है, हमारा टाइम है जिसको हम सेकंड में लेंगे। ठीक है, और Z क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टू, ये आपको ध्यान रखनी है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्टली ये चीज जो है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो Z है वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम के बराबर है। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय बैलेंस हीट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था ना H2SO4 के केस में भी, तो वो ही क्या है, तो हम उसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Z किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम। ठीक है, तो आप Z की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक नई इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो एक फैराडे का मतलब है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखें तो 1 फैराडे इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम के बराबर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम और फॉर्म्स ऑफ देखें फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Z Q। ठीक है, दैट इज इक्वल टू E बाय F इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप दूसरा फॉर्म देखोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय F इंटू M इंटू N। ठीक है, Q किसके बराबर होता है, I इंटू T के, सो I बाई T डिवाइडेड बाय F इज इंटू M बाय N। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो दो फॉर्म्स है फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन की फॉर्म है। ठीक है, जो आपको क्या रखनी है, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पहली स्लाइड, इससे पहली वाली स्लाइड में देखा कि Z को कैसे लिख सकते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलम के। तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट करी और फिर हमने जब इसको फर्दर सॉल्व करा तो आप इसको इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक फैराडे या फिर 96500 कूलम या एक मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल मोनोवेलेंट कैटायन को रिड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने Na+ लिया तो अगर मैं कहूं कि हाफ मोल डाइवेलेंट कैटायन रिड्यूस हो रहा है तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम Ca2+ पॉजिटिव की बात करें तो अगर Ca2+ पॉजिटिव है तो उसका हाफ मोल एक मोल इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं फैराडे का सेकंड नियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सप्लाई की गई इलेक्ट्रिसिटी की जो दी गई वैल्यू है वो बनाए गई सब्सटेंस के इक्विवेलेंस की वैल्यू से सेम होती है। तो अगर हम अलग अलग कंटेनर्स लें तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की सेम वैल्यू
यूज करके हर कंटेनर में बनाए गए सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंस की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, WA/WB इज इक्वल टू EA/EB। ठीक है, क्योंकि जो WA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, WA/WB इज इक्वल टू EA/EB। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहां पे हमारा जो WA है वो क्या है, ये, तो यहाँ पे हमारा WA क्या है, ये डिपॉजिटेड मास है ऑफ सब्सटेंस A का। EA क्या है, इक्विवेलेंट वेट है A का। WB क्या है, डिपॉजिटेड मास है सब्सटेंस B का। और EB क्या है, इक्विवेलेंट वेट है B का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कोलरिश लॉ की। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे कोलरिश लॉ का, कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है। तो जब हम इस लॉ की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो जो मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो सम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की कॉन्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, इट इज सम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होती है वो कैसे मिलती है, जब हम ऐड करते हैं इंडिविजुअल कंडक्टेंस सारे एनायंस की और केटायंस की। ठीक है, अब अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे ये क्या है हमारा, इसको अगर हम देखते हैं तो यह मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो x है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ केटायंस और y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, और ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से देखो, अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड किस में डिसोसिएट होता है, एसिटेट आयंस में होता है और हाइड्रोजन आयन में होता है। तो यही सम होता है इनके कंडक्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही देखा था कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी लेंगे एनायंस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे दूसरे एग्जांपल की, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, अगर हम उसकी बात करें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो इसका क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स इनटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 टाइम्स इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये Al3+ है जो हमारा क्या है, केटायन है, और ये क्या है, SO4 2- है जो क्या है हमारा एनायन है। तो ये है इसकी सम है उनके कंडक्टेंस का। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है वो डिसोसिएट होता है 2 ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम आयंस में, दैट इज Al3+, और 3 सल्फेट आयंस में जो कि होता है SO4 2-। ठीक है, तो आप इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा गया है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा गया है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके जब इसको ऐड करोगे जो वैल्यूज होंगी, तब आपको इसका जो है आपको मिलेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कोलरिश लॉ की, तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिटरमाइन करने के लिए हम कोलरिश लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा बोलते हैं, ये होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन और ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा यहाँ पे Ka, जो हमारा इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिवाइडेड बाय 1 - A। और जब कोई भी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके लिए जो 1 - A की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो
अल्फा होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है 1 से, तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे ना तो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू आती है, तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है हमारा इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सी क्या है हमारा मोलर कंसेंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो कई बार अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो मिला के ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ बात करते हैं कि इसकी अगर हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हमारी ये जो है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हम इस वाले फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 to 8, ठीक है। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे वो हम इस क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 0.2 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस 54 ओम है, ठीक है। कितनी है, सॉरी 50 ओम है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.3 साइमन मीटर इनवर्स। तो अगर रेजिस्टेंस 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट अगर 260 ओम है तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी। ऑप्शंस देखो, सबसे पहला है 6250 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नेक्स्ट है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नेक्स्ट है 625 इंटू 10⁻⁻⁴ और डी है 62.5। आपको बताना है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, तो सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशंस देखें तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके जो बीच का रिलेशन है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें अगर हम बात करें तो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है 1.3, तो यहाँ पे हमने पुट करी 1.3, ठीक है। कंडक्टेंस जो है हमें वो भी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या है 1/50 है, ठीक है, और इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 50 है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होता है 1/रेजिस्टेंस ही तो होता है, यही तो हमने पढ़ा था ना कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो हमने क्या किया इसलिए 1/50 करा इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सेल कांस्टेंट के लिए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 1.3 इंटू 50 जो कि आएगी 65 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें 65 मीटर इनवर्स, अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 65/100 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा और स्मॉल m से डिनोट करते हैं किसके बराबर होती है 1000/c इंटू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगी, ठीक है, 100 इंटू सी इंटू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी 1000। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1000, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है 0.4 मोलर, तो 0.5 इंटू 1/260, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है रेजिस्टेंस दिया है 260, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर मुझे इसकी 10 की पावर में करना है तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में कि एक रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट 50 ओम दिया है, ठीक है। आपको 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है सोल्यूशन का 1.4 साइमन मीटर इनवर्स है, तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट का
280 ओम है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है 0.5 मोलर सोल्यूशन की ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस में निकालनी है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है 5 × 10⁻⁻⁴, नेक्स्ट है 5 × 10⁻³ नेक्स्ट है 5 × 10⁻³ और डी है 5 × 10⁻²। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि है 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जो कि कापा है, जिसकी वैल्यू है 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस हमें दिया है 50 ओम। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? कापा इज इक्वल टू 1/r × g। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो कापा की वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कितनी है? 1.4 इंटू रेजिस्टेंस की क्या है? इंटू रेजिस्टेंस की क्या है? 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 70 मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर अब हम इसका यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो सिंप्लीफाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? 70 मीटर इनवर्स। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 0.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या है? दूसरे केस में क्या है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 280 ओम है। ठीक है, और जो जी स्टार हमने कैलकुलेट करा है वो कितना है? 0.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कापा। तो जब हम यहाँ से कापा कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 1/r के बराबर होगा, इंटू यहाँ पे अगर हम लेंगे जी स्टार तो यहाँ पे 1/280 इंटू 0.7, तो ये किसके बराबर होगा? 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, जहाँ पे m क्या है? हमारी मोलारिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कापा की वैल्यू पुट करेंगे 0.025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हमें क्वेश्चन में दे रखी है m की वैल्यू 0.5 मोलर। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब हम जब यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मीटर स्क्वायर के लिए, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी हमारी 5 × 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने क्या करा है? यहाँ पे यूनिट का क्या करा है? कन्वर्जन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, जिसकी कंसेंट्रेशन C है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है यहाँ पे। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बिहेवियर को समझने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प से करेंगे? डी बाय हकल-ऑन-सैंगर इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, जो बराबर है लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है डी बाय हकल-ऑन-सैंगर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती है, और ये डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कितने फराडे रिक्वायर्ड है रिड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑफ BrO3- टू Br-। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3, 5, 6 और 4। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6। ठीक है, सोल्यूशन देखो। तो अब हम
एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जहां पे ब्रोमेट आयन जो BrO3 माइनस है इसको रिड्यूस करेंगे ब्रोमाइड माइनस में। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन देखो, ये एक बैलेंस रिएक्शन है जो है BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 6E माइनस गिव्स Br माइनस प्लस 3H2O। तो यहाँ पे आपको BrO3 माइनस को रिड्यूस करना है किसमें, Br माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Br किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो BrO3 माइनस में Br की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +5, और यहाँ पे कितनी है, -1। तो ये +5 से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन का मतलब है कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तभी वो क्या हुआ है, -1 पे गया है, ठीक है। तो अब BrO3 माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6H प्लस और यहाँ पे हमने क्या किया है, 3H2O ऐड करते हैं, तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस रिएक्शन में 1 मोल BrO3 माइनस को रिड्यूस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो मतलब एक BrO3 माइनस के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएंगे, 6 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो आपको मास ऑफ कॉपर बताना है जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, और कॉपर का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 63.5, ठीक है। तो ऑप्शन है 0 ग्राम, 63.5 ग्राम, 2 ग्राम और 127 ग्राम। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 63.5 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है Q की वैल्यू दी गई है जो कि है 2 फैराडे, ठीक है, मतलब 2 फैराडे चार्ज पास किया गया है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दे रखा है और हमें यहाँ पे वैलेंसी ऑफ मेटल जो कि Z है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में मेटल की डिपॉजिट होने वाली मास का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। तो जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, ठीक है। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, तो W भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट है, लिबरेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज पास हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे W इज इक्वल टू E/F इंटू 2F, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ठीक है। और Z हमें पता है क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। इनटू क्यू की वैल्यू हमने ऐसे निकाली, कितनी होती है, 2F होती है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो W किसके बराबर आएगा, 2E के बराबर आएगा। अब हमें मास कैलकुलेट करना है W, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू 2 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या है 63.5 बाय इसकी वैल्यू क्या है, वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू आएगी 63.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 7 में कि आपको एक सोल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का, जिसे इलेक्ट्रोलाइज करा गया है 10 मिनट के लिए विद करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो आपको बताना है मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपके यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास भी दिया गया है 63, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है 0.2938 ग्राम, ठीक है। सोल्यूशन देखो तो हमने अभी पढ़ा था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जो कहता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, क्योंकि हम Q को कैसे लिख सकते हैं, I इंटू T,
ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैसे लिखेंगे, E बाय 96500 इंटू आई इंटू टी, क्योंकि Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 फैराड, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूल एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर के, ठीक है। तो 63 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, आई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.5, टाइम दिया है 10 मिनट, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 60, जब आप इसे सॉल्व करोगे इसके आंसर आएगा 0.2938 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि x ग्राम ऑफ सिल्वर को प्लेट करा गया है सर्विंग ट्रे पे बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहा है सिल्वर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 आवर, और करंट दे रखा है 8.46 एम्पियर। तो आपको बताना है कि कितना एरिया ऑफ द ट्रे, अगर जो थिकनेस है सिल्वर प्लेटिंग की वो है 0.00254 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया बताना है ट्रे का जिसकी थिकनेस आपको गिवन है। तो आपको डेंसिटी दी है सिल्वर की 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि है 1.02 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन देखो, अगर हम फाइंड करना है फॉर्मूला टू फाइंड कितना मास डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, W जहां पे हम बात कर रहे हैं सिल्वर की डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू 9 डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर, तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू पुट करी है, दिस इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम W वेट के लिए सॉल्व करेंगे, जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो किसके बराबर आएगी, I इंटू टी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इंटू 96500, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे WAG की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो सिल्वर का मोलर मास कितना है 107.8, एन फैक्टर क्या है 1, क्योंकि Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में डिपॉजिट होगा, ठीक है। करंट है 8.46 एम्पियर, टाइम है 8 आवर्स, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वेट आएगा वो आएगा 272.18 ग्राम। फिर मास ऑफ सिल्वर जो है वो हमने निकाला 272.18 ग्राम, डेंसिटी जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितनी गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका वेट होगा वेट डिवाइडेड बाय जो इसकी डेंसिटी होगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25.92 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया कैलकुलेशन के लिए थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.00254 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमें जो थिकनेस दी गई है, ठीक है। तो आप इसे इक्वेट करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.02 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस हमने कवर करे आप सभी को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।